फिंग्रो इनसाइट्स के एक और एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है और 10 तारीख तक आप सोचने लगते हैं कि आखिर सारे पैसे गए कहाँ? या फिर ऐसा लगता है कि आप बस ईएमआई और बिलों के एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज के दौर में ये लगभग हर दूसरे घर की हकीकत बन चुकी है। हाँ, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कर्ज लेना सांस लेने जितना आसान बना दिया गया है। सही कहा। आज हम इसी उलझन को सुलझाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक गहरी चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे पास जयपुर के एक साधारण शर्मा परिवार की कहानी है जो दादाजीज गाइड टू फाइनेंशियल विजडम एंड डेप्ट कंट्रोल नाम के सोर्स से ली गई है। और ये कहानी हमें सिखाएगी कि कर्ज के मैनेजमेंट का असल मतलब क्या होता है। हाँ, और इस कहानी के हीरो हैं दादाजी, एक रिटायर्ड बैंकर जिनकी बुद्धिमानी भरी बातें किसी भी फाइनेंशियल किताब से ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो चलिए शर्मा परिवार से मिलते हैं। परिवार में है दादाजी, उनके बेटे रमेश जो एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, बहू सुनीता जो एक कुशल गृहिणी है, और उनके 2 बच्चे, कॉलेज जाने वाली आरती और स्कूल में पढ़ने वाला अर्जुन। बाहर से देखने पर एक खुशहाल मिडिल क्लास परिवार, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अदृश्य जाल में फंसते जा रहे थे। तो कहानी की शुरुआत होती है परिवार की सबसे छोटी सदस्य आरती से। कॉलेज स्टूडेंट। हाँ, कॉलेज में उसके सभी दोस्तों के पास वो लेटेस्ट प्रो कैमरा वाला महंगा फोन था। अच्छा। और आरती के पास था 2 साल पुराना एंड्रॉयड जिसे वो दोस्तों के बीच निकालने में भी हिचकिचाती थी। मतलब एक तरह का फोमो हो रहा था उसे। ये आज की पीढ़ी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती जिंदगी देखकर एक दबाव सा बनता है। बिल्कुल। आरती को भी लगा कि वो इस रेस में पिछड़ रही है। और इसी दबाव में उसने एक दिन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर 40,000 रुपए का नया फोन ऑर्डर कर दिया। और सबसे आकर्षक बात क्या थी? नो कॉस्ट ईएमआई। आहा, वो जादुई शब्द। हाँ, उसे लगा कि महीने के बस 2,000 रुपए ही तो देने हैं। जैसा सोर्स में लिखा है, ये फोन खरीदने जैसा नहीं बल्कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जितना आसान लगा उसे। सही, कोई बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं देना, बस हर महीने एक छोटी सी रकम। और यहीं पर बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL का जाल बिछा होता है। नो कॉस्ट शब्द ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल। कंपनियां या तो ब्याज को फोन की कीमत में पहले ही जोड़ देती हैं, या फिर अगर आप एक भी EMI चुकाने में देर करते हैं तो भारी पेनल्टी लगाती हैं। हाँ, असली कीमत पैसों में नहीं, फाइनेंशियल आजादी में चुकानी पड़ती है। और आरती ने ये कीमत बहुत जल्द चुकाई। कुछ ही हफ्तों बाद उसके कॉलेज के दोस्तों ने उदयपुर घूमने का प्लान बनाया। अच्छा। सब जा रहे थे। आरती ने जब अपने पापा से पैसे मांगे तो वो मना तो नहीं कर पाए, पर उनके चेहरे पर एक तनाव साफ दिख रहा था। आरती ने जब अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उसे असलियत पता चली। 3,000 की पॉकेट मनी आते ही उसमें से 2,000 फोन की EMI में कट गए। हाँ। उसके पास पूरे महीने के लिए बचे सिर्फ 1,000 रुपए। तो वो उदयपुर नहीं जा पाई। हाथ में महंगा फोन तो था, पर दोस्तों के साथ यादें बनाने की आजादी नहीं थी। ये बहुत कड़वा सबक था। यहीं पर दादाजी ने उसे एक ऐसा नियम सिखाया जो शायद हम सबके बहुत काम आ सकता है। उन्होंने उसे डांटा नहीं, बस एक सवाल पूछा। हाँ, दादाजी का वो नियम वाकई सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा, अगर तुम कोई चीज अभी इसी वक्त 2 बार कैश में नहीं खरीद सकती तो इसका मतलब है कि तुम उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती। वाह, ये तो बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फिल्टर है किसी भी गैर जरूरी खर्च को रोकने के लिए। आरती को अपनी गलती का एहसास हुआ तो दादाजी ने उसे रास्ता भी दिखाया। क्या किया? उन्होंने कहा कि वो पास वाली गुप्ता जी के बेटे को मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाकर अपनी EMI का पैसा खुद कमाए। अच्छा। और आरती ने वैसा ही किया। जब उसने अपनी मेहनत के पैसों से पहली EMI भरी तब उसे समझ आया कि वो फोन फ्री नहीं था। उसकी कीमत, उसका समय और उसकी मेहनत थी। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। जब आप अपनी मेहनत को EMI से जोड़कर देखते हैं ना, तो आपको उस चीज की असली कीमत समझ आती है। चलिए अब आरती से घर के मुखिया रमेश की तरफ बढ़ते हैं। ओके। दिवाली का समय था और रमेश को अपने घर की पुरानी उखड़ती हुई दीवारों को देखकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये होता है। हाल ही में उनके साले साहब ने गुड़गांव में एक नया फ्लैट लिया था और वो बातों बातों में अपने नए इटालियन मार्बल का जिक्र कर रहे थे। ये एक क्लासिक सामाजिक दबाव है जिसे हम कीपिंग अप विद द जोन्सेस कहते हैं, या यहाँ कहें तो कीपिंग अप विद द जीजा जी। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे खर्चे कर बैठते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। रमेश के साथ भी वही हुआ। घर को पेंट कराने और नया सोफा लाने में लगभग 2 लाख का खर्च था, जो उनके पास नहीं था। लेकिन तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया। एक मीठी आवाज वाली लड़की ने कहा, कांग्रेचुलेशंस रमेश सर,
आपको 5 लाख का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल सकता है। कोई कागज नहीं, कोई सवाल नहीं। बस हाँ बोलिए और 2 घंटे में पैसे आपके अकाउंट में। ये आसान पैसे का लालच बहुत खतरनाक होता है। हाँ, प्री अप्रूव्ड शब्द सुनकर हमें लगता है कि बैंक हम पर मेहरबान है, हमें सम्मान दे रहा है। लेकिन असल में ये एक सेल्स की तरकीब है। बिल्कुल। बैंक आपके खर्च करने के पैटर्न को देखकर पहले ही ये हिसाब लगा चुका होता है कि आप एक आसान शिकार हैं। और इसमें वो छिपे हुए खर्चे भी तो होते हैं। हाँ, प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्जेस। और कभी-कभी तो जबरदस्ती बेची गई इंश्योरेंस पॉलिसी। वो बताते हैं 14% ब्याज, लेकिन असल में वो 17-18% या उससे भी ज्यादा हो जाता है। सही कहा। रमेश ने वो लोन ले लिया। घर की दीवारें रॉयल ब्लू रंग से चमक उठीं, नया वेलवेट का सोफा भी आ गया। मेहमानों ने खूब तारीफ की होगी। लेकिन कुछ महीनों बाद ही इस बाहरी चमक के पीछे का अंधेरा दिखने लगा। 18,000 की EMI। हाँ, 18,000 रुपए की EMI उनके महीने के बजट पर एक भारी बोझ बन गई। घर तो चमक गया, लेकिन ये तो किसी भी मिडिल क्लास परिवार का बजट हिला देगी। मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा कि रमेश इससे बाहर कैसे निकलते। रास्ता दर्दनाक था पर जरूरी था। दादाजी ने इस लोन को एक नाम दिया। क्या? स्नेक लोन, यानी सांप वाला कर्ज। सांप वाला कर्ज? हाँ, एक ऐसा कर्ज जो ऐसी चीज खरीदने के लिए लिया जाए जिसकी कीमत समय के साथ घटती है और जो आपको कोई कमाई नहीं देता। सही बात है। घर का पेंट या सोफा आपको पैसे कमा कर तो नहीं देगा। बिल्कुल नहीं। दादाजी ने सुझाव दिया कि वो अपनी पुरानी हैचबैक कार बेच दें जो हफ्ते में 2-3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी। कार बेचना? रमेश को सबसे पहला ख्याल तो यही आया होगा कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, और दादाजी का जवाब भी उतना ही सीधा था। उन्होंने कहा, पड़ोसी तुम्हारी EMI नहीं भरते, अपनी फाइनेंशियल शांति अपने झूठे अभिमान से ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया। रमेश ने हिम्मत करके कार बेच दी। उससे मिले पैसों से उन्होंने पर्सनल लोन का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया, जिससे उनकी EMI लगभग आधी हो गई। ये एक बहुत बड़ा सबक था। हाँ, अब बात करते हैं परिवार की फाइनेंशियल मैनेजर सुनीता की। अच्छा। सुनीता एक बहुत ही समझदार गृहिणी हैं, हर रुपया सोच समझकर खर्च करती हैं, लेकिन वो भी एक बहुत ही आम जाल में फंस गईं। और वो जाल था एक फ्री तोहफे का लालच। बिल्कुल। वो सुपरमार्केट में थी जब एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने उन्हें रोका और कहा, मैडम हमारा गोल्ड क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आज आपको इसके साथ एक ब्रांडेड मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल फ्री मिलेगा। जैसी छोटी मोटी चीजों के लिए करती थी और बिल आने पर पूरा पैसा भर देती थी। लेकिन फिर एक दिन घर की 8 साल पुरानी वॉशिंग मशीन ने जवाब दे दिया। और नई मशीन 25,000 की थी, एक अनियोजित खर्च। तो सुनीता ने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया। जब महीने के एंड में बिल आया तो उसमें एक ऑप्शन था जो बहुत राहत देने वाला लग रहा था। मिनिमम अमाउंट ड्यू। हाँ, सिर्फ 1500 रुपए। सुनीता को लगा कि बैंक कितना दयालु है कि वो सिर्फ 1500 रुपए देकर काम चला सकती है। और उन्होंने 6 महीने तक सिर्फ वही मिनिमम अमाउंट भरा। और यहीं पर क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक जाल, जिसे मिनिमम ड्यू ट्रैप कहते हैं, वो काम करना शुरू करता है। मतलब सुनीता 6 महीने तक पैसे भरती रहीं और उनका असल कर्ज लगभग उतना का उतना ही रहा। अरे, ये तो वाकई एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। मुझे नहीं पता था कि मिनिमम ड्यू का गणित इतना खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक। लोग ये नहीं समझते कि अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरते हैं तो बैंक बाकी बची पूरी रकम पर 35 से 40% तक का सालाना ब्याज लगाता है। 40%? हाँ, सुनीता के 1500 में से लगभग 1200 रुपए तो सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहे थे और मूलधन सिर्फ 300 रुपए कम हो रहा था। ये तो एक तरह से फाइनेंशियल खुदकुशी है। तो इससे बाहर कैसे निकली वो? यहाँ दादाजी का समाधान सच में बहुत दिलचस्प और प्रैक्टिकल था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सुनीता से एक कटोरी पानी मंगवाया और क्रेडिट कार्ड को उसमें रखकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दिया। अरे वाह! उनका लॉजिक सीधा था, अगर दुश्मन नजर के सामने नहीं होगा तो उसका इस्तेमाल करने का मन भी नहीं करेगा। मतलब प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर दिया। लेकिन पुराने कर्ज का क्या? वो दूसरा और ज्यादा मुश्किल कदम था। दादाजी ने सुनीता की 30,000 की फिक्स डिपॉजिट यानी FD तुड़वाकर पूरा बिल चुकाने को कहा। ओहो, वो तो उन्होंने बेटी की शादी के लिए जोड़ी होगी। हाँ, उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन दादाजी का गणित सीधा था। FD पर उन्हें सालाना 6% का रिटर्न मिल रहा था, जबकि क्रेडिट कार्ड पर वो 40% का ब्याज दे रही थी। हर सेकंड उनका पैसा डूब रहा था। बिल्कुल। उस समय FD तोड़ना ही सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल फैसला था। इन सब घटनाओं के बाद रमेश बहुत परेशान थे। उन्हें लगने लगा कि क्या कर्ज लेना हमेशा ही बुरा होता है? एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। तब दादाजी ने उन्हें समझाया कि कर्ज आग की तरह है। आग की तरह? हाँ,
अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका खाना पका सकता है, आपको रोशनी दे सकता है। लेकिन अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो यही आग आपका पूरा घर जला सकती है। और इसी को समझाने के लिए उन्होंने सांप और सीढ़ी के खेल का उदाहरण दिया, जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, ये अच्छा कर्ज और बुरे कर्ज के बीच का फर्क समझाने का सबसे अच्छा तरीका है। दादाजी ने बताया कि कुछ कर्ज सीढ़ी की तरह होते हैं जो आपको जीवन में आर्थिक रूप से ऊपर ले जाते हैं। ये एक निवेश है जो भविष्य में आपकी जेब में पैसा डालता है। सही कहा। जैसे कि एजुकेशन लोन। बिल्कुल, एजुकेशन लोन से आपकी कमाई की क्षमता बढ़ती है, या फिर होम लोन जहां आप किराए की जगह ईएमआई देते हैं और समय के साथ एक ऐसा एसेट बनाते हैं जिसकी कीमत बढ़ती है। या कोई बिजनेस लोन। ये सब सीढ़ियां हैं। सही। और फिर आते हैं सांप, जो आपको खेल में सीधा नीचे ले आते हैं। बुरा कर्ज। हाँ, बुरा कर्ज या सांप उन चीजों के लिए लिया जाता है जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे कार लोन। शोरूम से बाहर निकलते ही कार की कीमत 10-20% कम हो जाती है। या फिर वेकेशन मनाने के लिए पर्सनल लोन। और सबसे बड़ा सांप है क्रेडिट कार्ड का कर्ज। तो एक आम इंसान को कैसे पता चले कि लोन लेना सही है या नहीं? इसके लिए भी दादाजी ने 3 नियम बताए। पहला, एसेट रूल। लोन हमेशा सीढ़ी के लिए लें, सांप के लिए नहीं। मतलब घर, शिक्षा या बिजनेस के लिए, ना कि फोन, छुट्टी या घर की सजावट के लिए। सही। दूसरा नियम है 30% रूल। इसमें आपकी कुल ईएमआई आपकी महीने की इन हैंड सैलरी के 30 से 40% से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सीमा पार हो रही है तो आप खतरे के निशान के बहुत करीब है। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, सेफ्टी नेट। हाँ, कोई भी बड़ा लोन लेने से पहले आपके पास कम से कम 6 महीने के घर खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि अगर कल को नौकरी चली भी जाए तो आप तुरंत ईएमआई डिफॉल्ट ना करें। अब शर्मा परिवार को ये तो समझ आ गया था कि कौन सा कर्ज अच्छा है और कौन सा बुरा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि इस कर्ज के जाल से बाहर कैसे निकलें। उन्होंने अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाई। सवाल था, शुरू कहाँ से करें? दादाजी ने यहाँ 2 बहुत ही प्रसिद्ध स्ट्रैटेजी बताई, स्नोबॉल और एवलांच मेथड। स्नोबॉल मेथड में आप सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करते हैं, चाहे ब्याज दर कुछ भी हो। हाँ, इससे एक मनोवैज्ञानिक जीत मिलती है और आगे के लिए हौसला बढ़ता है। 1 मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। मतलब आप कम ब्याज वाले छोटे लोन को पहले चुका रहे हैं, जबकि ज्यादा ब्याज वाला बड़ा लोन तब तक और बढ़ता जा रहा है। गणित के हिसाब से इसमें तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है। गणित के नजरिए से देखें तो स्नोबॉल मेथड में आप थोड़ा ज्यादा ब्याज चुकाते हैं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस सिर्फ 20% गणित और 80% मनोविज्ञान है। अच्छा। जब कोई इंसान कर्ज में डूबा होता है तो उसे गणित से ज्यादा हौसले की जरूरत होती है। एक छोटा कर्ज भी चुका देने से जो जीत का एहसास होता है ना, वो आपको बाकी बड़े कर्ज चुकाने के लिए मानसिक शक्ति देता है। अच्छा, तो ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट के लिए है। और एवलांच मेथड? एवलांच मेथड पूरी तरह से गणित पर आधारित है। इसमें आप सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज पर सबसे पहले हमला करते हैं, चाहे उसकी रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। गणित के हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा पैसे बचते हैं। हाँ, क्योंकि आप सबसे महंगे कर्ज से जल्दी छुटकारा पा लेते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज्यादा अनुशासित हैं। तो शर्मा परिवार ने कौन सा रास्ता चुना, गणित का या मनोविज्ञान का? उन्होंने मनोविज्ञान का रास्ता चुना। उन्हें लगा कि पूरे परिवार को एक छोटी जीत की सख्त जरूरत है, ताकि उन्हें ये विश्वास हो सके कि वो ये कर सकते हैं। बिल्कुल। उन्होंने मिलकर पैसे जोड़े और सबसे पहले आरती का 40,000 का फोन लोन चुकाया। और उस एक कर्ज के खत्म होने से पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा आ गई होगी। हाँ, उन्हें लगा कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। शर्मा परिवार अभी पूरी तरह से कर्ज मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन अब उनके मन से कर्ज का डर निकल चुका है। अब कर्ज उनका मालिक नहीं, वो कर्ज के मालिक है। जैसा कि दादाजी कहते हैं, जीरो लोन लाइफ ही असली लग्जरी है। इस बात का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी 100% आपकी है। कोई बैंक या कोई कंपनी आपके पसीने की कमाई पर अपना दावा नहीं कर सकती। सही कहा। ये असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दादाजी ने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिस्टम दिया है, 3 जार सिस्टम। हाँ, ये बजट बनाने का सबसे आसान तरीका है। अपनी महीने की इन हैंड इनकम को 3 जार में बांटें। पहला जार है जरूरतों का, जिसमें आपकी इनकम का 50% जाना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, फीस, ये सब। दूसरा जार है आज़ादी का, फ्रीडम जार, जिसमें 20% जाना चाहिए। ये आपकी बचत और निवेश के लिए है।
ये वो पैसा है जो आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। और तीसरा जार है चाहतों का, वांट्स जार, जिसमें बाकी का 30% जाता है। घूमना फिरना, शॉपिंग, मनोरंजन। हाँ, ये आपकी लाइफस्टाइल के लिए है। लेकिन यहाँ एक सुनहरा नियम है। दादाजी कहते हैं कि आपकी कोई भी ईएमआई, चाहे वो घर की हो या कार की, वो हमेशा चाहतों वाले जार से जानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपकी ईएमआई इतनी ज़्यादा है कि वो आपकी आज़ादी वाले जार का पैसा खा रही है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी चाहतों के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। ये एक खतरे की घंटी है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, क्योंकि अंत में, जैसा दादाजी कहते हैं, पैसा गणित नहीं, भावना है। अगर हम अपनी भावनाओं को, अपने लालच और अपने डर को नियंत्रित कर लें, तो पैसा हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। बिल्कुल। और ये सफर अकेले का नहीं, पूरे परिवार का है। सही कहा। शर्मा परिवार ने भी जब एक साथ बैठकर ईमानदारी से अपनी गलतियों को माना, तभी उन्हें रास्ता मिला। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज अपने खर्चों को इन 3 जार में बांटकर देखें। क्या आपकी ईएमआई आपकी आजादी वाले जार से पैसे खा रही है? आपके पैसों का मालिक कौन है, आप या आपकी ईएमआई? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।